क्या बोलें इस पे? मैं तो यहाँ ये प्रश्न उठाना चाह रहा हूँ खुद कि मंगल की महादशा जब शुरू हुई भारतवर्ष की, तो मतलब सोशल मीडिया का तो हाल ऐसा हुआ पड़ा है कि एक पक्षीय ज्योतिषियों की भी इतनी बाढ़ आई हुई है कि उन्होंने हर बात में आकर, हर मुद्दे को उठाकर ज्योतिष के ग्रहों को, नक्षत्रों को, दिन को, चौघड़िया को, अमृतकाल को, सबको उठाकर एक ही पक्ष में उन्होंने उसको डिसाइड कर देना है। उनको ज्योतिषी विद्या से भी कोई मतलब नहीं है। जैसे कि 400 पार वाली कहानी मुझे याद आ जाती है कि कैसे हंगामा मचा दिया था ज्योतिषियों ने पॉलिटिशियन से ज़्यादा। पॉलिटिशियन राजनीतिज्ञों से ज़्यादा ज्योतिषियों का आकलन था कि 400 से 428 सीटें इस बार लोकसभा चुनाव में आ रही। वैसे ही मंगल की महादशा जैसे ही शुरू हुई है भारतवर्ष की, तो आकलन आने शुरू हो गए बड़े-बड़े सूरमाओं के कि अब तो बिल्कुल ही आग लगा देंगे पूरे विश्व में, क्योंकि हमारे देश की मंगल की महादशा शुरू हो गई है। और सब दबाव में आ जाएँगे, सबको सुला देंगे टाइप की बातें। ये ज्योतिषी फलादेश इस तरीके के आ रहे हैं। तो मैं बड़ा आश्चर्य होकर सोचने लगता हूँ कि ऐसा कैसे हो रहा है? आपने अभी कहा कि अमेरिका महाशक्ति है, ये सत्य है, तो फिर सत्य को तो आपको स्वीकार करके समझ के चलना पड़ेगा। बाकी ये कह देना कि हमें कौन चित कर सकता है, पहले ही चित हो जाए और फिर चैलेंज कर दें कि हमें कौन चित कर सकता है। तो बड़ा पहलवान भी खड़ा होकर सोचने लगता है कि इसको चित करूँ कैसे? ये तो पहले से ही चित है। ऐसी स्थिति कभी-कभी दिखती है, हास्यकर लगता है मुझे। मंगल की महादशा भारतवर्ष की कुंडली के अनुसार भारतवर्ष में हिंसा भड़कने और जो बात मैं पिछले 2 सालों से बोलते आ रहा हूँ, फूड क्राइसिस और आपसी सामाजिक संघर्ष बढ़ने के अंदेशे मंगल की महादशा में दिख रहे हैं। क्योंकि वास्तविकता ये है कि चीन और अमेरिका जैसे 2 देशों के खिलाफ या चीन को इस वक़्त प्रतिद्वंदी अगर अपना हम समझें, तो सामरिक दृष्टि से चीन ज़्यादा मजबूत है। इसको आप अस्वीकार करके तो लड़ाई शुरू नहीं कर सकते। और ये बात हमें कैसे मालूम है? हमें मालूम है जयशंकर जी ने कहा था कि चीन बड़ी इकोनॉमी है, हम उनसे नहीं लड़ सकते। इससे हमें पता चला है। हमारे पास तो कोई सोर्स नहीं है इस चीज़ का। तो स्थिति मतलब कुछ कहने लायक बची नहीं है। ट्रम्प का पिछले एपिसोड में ही मैंने आपको कहा था कि ट्रम्प के बारे में बहुत लोग बहुत कुछ सोचते हैं, उसको पागल बोलते हैं, ये बोलते हैं, बहुत सी बातें हैं, वहाँ आंदोलन हो गया, फलाना-ढिमकाना, लेकिन क्या फ़र्क पड़ रहा है उसको आप पिछले लास्ट एपिसोड में मैं बोल के गया, अगस्त 2027 तक अक्टूबर 2026 तक ट्रम्प की स्थिति बहुत मजबूत है, कुछ बिगड़ने वाला अभी फ़िलहाल उनका है नहीं। उनकी किसी न किसी तरीके से अपने 4 साल के टर्म को पूरा करने के करीब-करीब जाते-जाते उनको अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हुई, नहीं तो वो निकल जाएँगे करके। हालाँकि जो आंदोलन इस बार हुआ, वो काफ़ी खतरनाक रूप अमेरिका में लिया है, नो किंग मूवमेंट जो आया था। लेकिन अक्टूबर 2026 तक तो हम आशा ना रखें कि ट्रम्प के ऊपर बिजली गिर जाएगी अपने आप और हम बच जाएँगे। हमारे पास कोई अपनी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उनसे निपटने के लिए। आपकी आवाज़ जी। तो ट्रम्प की मार तो भी चलेगी साहब, और मोदी जी तो बचते घूम रहे हैं कि कहीं सामना हो जाए तो कहीं मेरा बेइज्जती ना कर दें, और बेइज्जती से डर रहे हैं। और इतना खौफ, इतना डर मैंने मोदी में कभी देखा नहीं। कभी कभी ऐसा वो पुरानी कहावत याद आती ना, अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। तो 56 इंच को सामने 256 इंच मिल गया,
तो 56 इंच जो है घूमते फिर रहे हैं, अपने आप को छुप छुपाते फिर रहे हैं। गल्फ के अंदर अभी भी समस्या जारी है। इसराइल की जो समस्या है वो कम नहीं हो रही है, और दोबारा से कई बार बमबारी कर चुका है। अब 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हमास ने भी फिर से हथियार उठा लिए और कह दिया कि हम तो इस पे राज करेंगे, हमारा तो इलाका है, हम तो यहाँ से जाएंगे नहीं, और हमारे कंट्रोल में रहेगा। और कुछ 50-55 लोगों को घुट्टे में बिठा के हमास के लोगों ने गोली मार दी। सीज फायर के बाद की बात है कि ये इसराइल के एजेंट थे। तो इस ढंग से तो इसराइल को फिर से बहाना मिल जाएगा, भैया तुम्हारे हाथ में सारे के सारे ये आ गए हैं, तो मैं तो अब तुमको और बर्बाद करूंगा सीज फायर के बाद। अब जो होस्टेजेस थे वो तो छूट के आ गए हैं, अब तो कुछ बचा ही नहीं, ले दे के डेड बॉडी और शव कुछ बचे हुए हैं, जिनके अवशेष देने बाकी हैं, उसकी उनको चिंता नहीं है। आपको ये कंडीशन और साथ में इसको इसी क्वेश्चन के साथ में मैं यूक्रेन की कंडीशन भी जोड़ना चाहूंगा, जो बिगड़ती चली जा रही है दिन प्रतिदिन। और आपको क्या हालात निकलते नजर आ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय ये युद्ध के फ्रंट से, कैसे हालात निकलते नजर आ रहे हैं दोनों के संदर्भ में बताइएगा सर, इसराइल के संदर्भ में भी और यूक्रेन के संदर्भ में भी। मैंने शायद शांति हो जाएगी कभी नहीं कहा। जब भी ये विश्व राजनीति की इस तरह के झंझट के ऊपर जब भी बात हुई है हमारे प्रोग्राम में, मैंने कभी भी पीस के समर्थन में एक भी फलादेश नहीं दिया। पीस नहीं होने वाला है, और मूल जो बिंदु है वो अतिचारी बृहस्पति है। आप थोड़ा-सा देखिए, 2008 से 2011 तक बृहस्पति अतिचारी थे। 2008 में बहुत बड़ी अर्थनैतिक स्थिति बिगड़ी थी। इकोनॉमिक क्रैश आया था 2008 में, जिसमें कहते हैं कि मनमोहन जी ने भारतवर्ष को बचा लिया था। उस वक़्त बृहस्पति अतिचारी था। जुपिटर 2018 से अप्रैल 2022 तक, यानी 2019 के अंत तक जो कोरोना का अटैक हो गया, और अप्रैल 2022 तक बृहस्पति अतिचारी था। आपका साउंड ऑफ हो रहा है। कोरोना का काल था 2022 तक। हाँ, वो अतिचारी था। कोरोना काल में भी पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था हिल गई थी। अभी बृहस्पति फिर अतिचारी है, मिथुन में आने के बाद से ही, और ये स्थिति 2032 तक रहने वाली है, काफ़ी लंबे समय तक है। और ना सिर्फ़ लंबे समय तक है, दर्शक मित्रों को फिर मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि ये 8-8 वर्ष के 3 ब्रैकेट हैं बृहस्पति के अतिचारी होने के। यानी इस बार जो 8 वर्षों तक बृहस्पति अतिचारी 2025 से 32 तक है, 33 के बाद या 34 में फिर वो अगले 8 वर्षों के लिए, और उसके बाद 1-2 महीने बाद या फिर राशि परिवर्तन होते ही अगले 8 वर्षों के लिए। ये पूरा 24 वर्षों का एक विंडो है। तो ये जो आप लोग सुन रहे हैं चारों तरफ, नई अर्थव्यवस्था, नई विश्व व्यवस्था, नए-नए बहुत सी नई-नई बातें जो आ रही हैं, तो ये सारा कुछ इसी टेन्योर के दौरान होने वाला है। और सच कहूँ तो अनप्रेडिक्टेबल स्थिति है। बहुत अनप्रेडिक्टेबल स्थिति है। हम ये तो बता पा रहे हैं कि समय अच्छा नहीं है। सिविल वार इंडिकेटेड कर रही है, बहुत से देशों में सिविल वार एक्टिवेट हो जाएगी। 2030 जैसे-जैसे करीब आएगा। 2027-28 यानी 27 खत्म होते-होते और 2028 बहुत ही वर्स्ट ईयर होने के इंडिकेशन है, मेदिनी मुंडे एस्ट्रोलॉजी के अनुसार। तो उसी तरफ बढ़ रहे हैं। एलआईसी के 32,000 करोड़ या पता नहीं उससे कम या ज़्यादा जो दिए गए अडानी जी को, उसकी बात कहें, अर्थव्यवस्था में असमानता बढ़ती हुई जो दिख रही है, उसकी बात करें, सारी चीज़ों को, स्थितियों का अगर आकलन करें, गाज़ा और इज़राइल की स्थिति का आकलन करें, यूक्रेन और रूस की स्थिति का आकलन करें, कहीं भी पीस एस्टेब्लिश्ड होती नहीं दिख रही है। क्योंकि ये
यूक्रेन वाले जेलेस्की साहब जो है वो जिनके इशारों पे चलते हैं तो वो भी मानेंगे नहीं, रूस भी मानेगा नहीं, अपने घर के सामने जो वो करना चाह रहा है करने नहीं देगा, तो ये पीस किस पॉइंट पे होगी? वो तो जेलेस्की के स्टेटमेंट तो देखता हूँ कई बार मैं, वो तो बिल्कुल उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, उसको क्या लेना-देना है, क्या नुकसान हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। शायद वही वही बात ही है, वही स्ट्रैटेजी वही उसको कोई मतलब है भी नहीं। टारगेट रूस है एक्चुअली, टारगेट यूक्रेन नहीं। और जिस तरह से आर्थिक असमानता बढ़ रही है, वही जो बहुत थोड़ा-सा दुःख वाली दुखी मन की बात हास्यकर तरीके में मैंने बता दी, कि बड़े गर्व की बात है कि एक आदमी बहुत बड़े हो गए, कि विश्व के सबसे बड़े हो गए हैं। बोलते हुए अपने घर की टपकती हुई छत पे प्लास्टिक लगाते हुए गर्व से उसका सीना फूल गया है। तो ये आर्थिक असमानता कहीं न कहीं तो समाज के बैलेंस को डिस्टर्ब करेगी, और उसका असर पड़ेगा यहाँ।